तो 3 बैठकें हो चुकी हैं कमेटी की, लगभग प्रारूप मोटा-मोटी तय है और उसमें सारे प्रावधान। क्या होगा ये नया प्रारूप? तो जब रिक्ति भेज दी है तो बहाली होगी और विभाग ने तो शिक्षा विभाग ने 3 महीने पहले रिक्ति भेज दी है। जहाँ कम टीचर्स है वहाँ बच्चों पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो दोनों जगह डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। हर बार हम लोग सुनते हैं कि इस बार जो पॉलिसी आ रही है वो बेहतरीन पॉलिसी है शिक्षकों के लिए, यानी कि अब शिक्षकों को कोई परेशानी नहीं होगी, फिर भी शिक्षक जो है वो संतुष्ट नहीं। कमियां आ जाती हैं इम्प्लीमेंटेशन में। जब उसी पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू होता है तो जो रूल्स, जो एस्टैब्लिश नॉर्म्स हैं, जो रूल्स हैं, उनको भी फॉरगो करके मन मर्जी से काम हो जाता है। लेकिन जो शिक्षक एक बार ट्रांसफर ले चुके हैं उन पर 3 साल या 5 साल की पात्रता लगेगी। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है और शिक्षा विभाग का जिम्मा विजय कुमार चौधरी के कांधों पर आया है और आप लगातार तस्वीरें देख रहे हैं। तस्वीरों में आपने देखा होगा कि किस तरह से एक्शन में नजर आ रहे हैं विजय कुमार चौधरी, और आपको हम बता दें कि उन्होंने कई सारे बड़े बड़े आदेश भी दे दिए। तो अंदर की खबर क्या है, शिक्षा विभाग में क्या कुछ चल रहा है, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ शिक्षक नेता अमित विक्रम हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। जी, धन्यवाद। जी, सबसे पहले तो अमित ये बताइए कि शिक्षा विभाग के भीतर क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि तस्वीरें हमने देखी हैं, हमने देखा कि किस तरह से एक्शन में नजर आ रहे हैं विजय कुमार चौधरी, और आपकी भी तस्वीर हमने देखी है कि आप भी विभाग गए थे और विभाग, जाहिर सी बात है कि जब आप गए होंगे तो कई सारी जानकारियां आपके पास भी होंगी। जी, जब से विजय चौधरी जी बने हैं मंत्री तो उन्होंने 2 मीटिंग की है। एक तो मीटिंग थी विभागीय समीक्षा बैठक और दूसरा कार्यशाला किया है सभी जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के साथ। तो बहुत स्वागत योग्य कदम है कि अगर इस तरह के सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक हो रही है और जो लंबित काम है शिक्षा विभाग में पेंडिंग है, क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने से लगभग यहाँ कहिए कि जीरो गवर्नमेंट पे सरकार चल रही थी। सारे पदाधिकारी आस देख रहे थे कि नई सरकार का गठन होता है, कब होता है, क्या होता है। तो एक स्थिरता आई हुई थी, उस स्थिरता को, उस जड़ता को उन्होंने तोड़ने का प्रयास किया है। तो वेलकम मूव है और हम लोग भी उम्मीद करते हैं उनसे कि जो भी काम पिछले 2-3 महीने से पेंडिंग है, जो हम लोगों को उम्मीद थी कि काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था, उसमें जो विलम्ब हो रहा है उसको दूर करते हुए जल्द से जल्द वो सारे काम करवाए जाएंगे। लेकिन जब बैठक हुई है तो कई सारे आदेश भी दिए हैं विजय कुमार चौधरी ने, तो उस पर भी हम तफसील के साथ आपसे चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास भी खूब सारी जानकारियां हैं। तो क्या कुछ आदेश दे दिया है शिक्षा मंत्री ने? देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने जो पहली बैठक की थी समीक्षा बैठक, उसमें ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो पॉलिसी बन रही है उसको लेकर के वो बहुत गंभीर थे और उसको लेकर के उन्होंने समीक्षा की और विभाग से बहुत स्पष्ट लहजे में निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द एक पारदर्शी ट्रांसफ़र पॉलिसी बने। क्योंकि देखिए, हम लोग भी लगातार इस बात को उठाते रहते हैं कि कहीं कहीं स्कूल्स में बहुत ज़्यादा टीचर्स हैं और कहीं पे बिल्कुल कम टीचर्स हैं। तो ये जो अनबैलेंस हो गया है, जिस वजह से पढ़ाई प्रभावित हो रही है। जहाँ ज़्यादा टीचर्स आ गए हैं वहाँ पे ग्रुपिंग, गुटबाजी हो रही है, जहाँ कम टीचर्स हैं वहाँ बच्चों पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो दोनों जगह डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है और ख़ास करके ये जो जनगणना अभी चल रहा है, तो इसमें जनगणना में भी बड़ी संख्या में शिक्षकों की ड्यूटी लग रही है। तो ऐसे में अगर शिक्षक कम है और फिर उसमें से भी जनगणना में ड्यूटी लग जा रही है तो बहुत प्रभावित हो रही है पढ़ाई। तो इसको लेकर के वो काफ़ी गंभीर हैं और उन्होंने कहा है कि एक पारदर्शी और एक सबके लिए लाभकारी योजना वो बनाने का निर्देश उन्होंने दिया है। और हमें पूरी उम्मीद है कि जो एक महत्वपूर्ण तथ्य उस मीटिंग में था कि मानक मंडल निर्धारित किया जाए कि किस विद्यालय में कितने शिक्षक होने चाहिए, उसकी पहले पूर्ति की जाए और उसकी पूर्ति के लिए समायोजन जो होता है, सामंजन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो जहाँ ज़्यादा शिक्षक हैं वहाँ से उठा के कम शिक्षक वाले विद्यालय में दिया जाए, ये बहुत ज़रूरी है और इसको लेकर के वो काफ़ी गंभीर हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर नई ट्रांसफ़र पॉलिसी आ जाएगी और अगली कैबिनेट 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर नई ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी आ जी जाएगी। बिल्कुल। देखिए, उसकी जो बैठक है, जो कमेटी बनी है, उसकी बैठक 13 तारीख को भी हुई थी, 15 तारीख को भी हुई थी और उसके बाद फिर एक अंतिम जो शुक्रवार था उस दिन भी बैठक हुई है। तो 3 बैठकें हो चुकी हैं कमेटी की, लगभग प्रारूप मोटा-मोटी तय है और उसमें सारे प्रावधान। तो क्या होगा ये नया प्रारूप? क्या कुछ बदलेगा और क्या कुछ लागू? देखिए, नए प्रारूप में जो पहले जो चीज़ें थी, गंभीर असाध्य रोग को प्रेफरेंस देना, विकलांग को प्रेफरेंस देना, दिव्यांग को प्रेफरेंस देना, पति पत्नी का आधार, वो सारी चीज़ें होंगी। लेकिन इसके साथ मानक मंडल के अनुसार ही ट्रांसफ़र होगा। मतलब अगर शिक्षक कहीं पर
कम हैं तो वहाँ से और शिक्षकों को नहीं निकाला जाएगा, वहाँ पहले शिक्षकों की पूर्ति की जाएगी तभी होगी। तो मानक मंडल के आधार पर ही ट्रांसफ़र होगा, एक बात। दूसरी बात ये कि जो शिक्षक एक बार ट्रांसफ़र का लाभ ले चुके हैं वो ऐसा देखा गया कि म्यूचुअल में बार बार ट्रांसफ़र ले रहे थे, तो इस वजह से काफ़ी प्रशासनिक दिक्कतें ऐसा हो रहा था क्या? हाँ, हो रहा था। कई सारे ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने एक बार म्यूचुअल लिया, फिर दूसरे बार भी म्यूचुअल ले लिया। अच्छा। तो क्या हो रहा था, एक ही शिक्षक बार बार ट्रांसफ़र ले रहे थे, बाकी को मिल नहीं रहा था। तो इस पर भी उन्होंने एक कड़ा प्रावधान बनाया है कि 3 साल या 5 साल, इस पर अभी विमर्श चल रहा है, अंतिम फैसला नहीं हुआ है। लेकिन जो शिक्षक एक बार ट्रांसफ़र ले चुके हैं उन पर 3 साल या 5 साल की बाध्यता लगेगी। साथ ही कुछ दुर्गम क्षेत्र हैं ऐसे, जैसे कैमूर में एक पहाड़ी इलाका है जहाँ कोई जाना नहीं जहाँ चाहता कोई जानता है, जैसे हमारे ही खड़गपुर मुंगेर जिले में, खास करके मुख्यमंत्री जी के अपने गृह विधानसभा में तारापुर में खड़गपुर झील और जो भीम बांध है वो इलाके जो है पहाड़ी क्षेत्र हैं, पहाड़ के उस पार भी कुछ स्कूल्स हैं, वहाँ भी लोग नहीं जाना चाहते हैं। तो वहाँ पे भी रोटेशन पॉलिसी लाने की एक बात हो रही है कि रोटेशन पॉलिसी जी, जैसे उसी प्रखंड के कुछ शिक्षक एक निश्चित टेन्योर के लिए 3 साल के लिए वहाँ जाएंगे, फिर दूसरे शिक्षक वहाँ जाएंगे। इस तरह का जो दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में है, कुछ बाढ़ग्रस्त इलाकों में है, दियारा का जो क्षेत्र है भागलपुर वगैरह का, वहाँ सब ये समस्या, यहाँ आपके पटना में भी जो दानापुर का दियारा क्षेत्र है वहाँ भी समस्याएं हैं। तो इस तरह के जो दुर्गम क्षेत्र आइडेंटिफाई होंगे वहाँ पर रोटेशन पर शिक्षकों की पोस्टिंग होगी। तो एक पारदर्शी और एक सबके लिए लाभकारी नीति बनाई जा रही है ताकि जो छात्र शिक्षक अनुपात है उनका भी ख्याल रखा जाए और जो शिक्षकों की ज़रूरतें हैं, जो ज़रूरतमंद हैं वाजिब में, उनकी भी डिमांड्स पूरी हो सके, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि हर बार हम लोग सुनते हैं कि इस बार जो पॉलिसी आ रही है वो बेहतरीन पॉलिसी है शिक्षकों के लिए, यानी कि अब शिक्षकों को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन आपसे जो परिस्थितियां हैं वो छुपी हुई नहीं है, फिर भी शिक्षक जो है वो संतुष्ट नहीं होते। देखिए, क्योंकि कमियां आ जाती हैं इम्प्लीमेंटेशन में। जब उसी पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू होता है तो जो रूल्स, जो एस्टैब्लिश नॉर्म्स हैं, जो रूल्स हैं, उनको ही फॉरगो करके मन मर्जी से काम हो जाता है। आपने भी पिछले बार देखा होगा कि आप किसी जगह पर दिव्यांग शिक्षक अभ्यर्थी रो रहे थे, बिलख रहे थे, उनका जो मनमाफिक पोस्टिंग होना चाहिए था घर के नज़दीक वो उनका नहीं हुआ, और ऐसे जिन्होंने सिर्फ दूरी के आधार पर डाला था उनका हो गया नज़दीक के। तो ये कहीं ना कहीं प्रोसीजरल मिस्टेक्स हुए थे और उसको मैं उम्मीद करता हूँ कि पॉलिसी तो अच्छी बनेगी ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन सही से हो। जो सबसे ज़रूरतमंद हो, मैं तो मानता हूँ कि धरती पर सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद दिव्यांग होते हैं, जो खुद चलने में सक्षम नहीं है, जिनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है या पैर से हाथ से दिव्यांग हैं, तो उनकी पोस्टिंग तो सबसे घर से नज़दीक होनी चाहिए। उसके बाद जो पति पत्नी है या जिनके परिवार में कोई असाध्य रोग है उनको प्रेफरेंस मिलना चाहिए, उनको प्रेफरेंशियली घर से नज़दीक पोस्टिंग मिलनी चाहिए। तो पॉलिसी पिछली बार भी बनी थी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई, बहुत बड़ा गड़बड़ झाला हुआ, और मुझे लगता है कि उसका खामियाजा तत्कालीन एसीएस को भी भुगतना पड़ा। बहुत ही एक कहिए कि अप्रत्याशित तौर पर उनकी शिक्षा विभाग से विदाई भी हुई जब ये सारे गड़बड़ियों का खुलासा हुआ। तो और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि इस बार जो हमारे एसीएस सर हैं वो इन बातों का ध्यान रखेंगे और पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन में कोई गड़बड़ी नहीं होने देंगे। लेकिन जब आप हमसे यहाँ पर रूबरू हो ही रहे तो मन में ख्याल आ गया बीपीएससी टीआरई 4.0 का भी। क्या अपडेट है बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के? सीधा और स्पष्ट सवाल है मेरा आपसे, लटकेगा कि नहीं लटकेगा, क्या होगा? देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि अब जो भी बहाली का मैटर है वो आयोग के हाथ में है। अभ्यर्थी डरे हुए हैं। देखिए, अभ्यर्थियों को डरना नहीं चाहिए क्योंकि विभाग ने रिक्ति तो भेज दी है। तो जब रिक्ति भेज दी है तो बहाली होगी, और विभाग ने तो शिक्षा विभाग ने 3 महीने पहले रिक्ति भेज दी है। उसके बाद से कई मुद्दों पर बीपीएससी को न जाने क्या बार बार आपत्ति हो रही है, निराकरण करा रहे हैं, बार बार ऑब्जेक्शंस भेज रहे हैं। तो ये आयोग का कुछ प्रशासनिक मसला है, इसमें मैं बहुत विस्तार से नहीं जानता है कि आयोग को आखिर इतनी दिक्कत क्यों आ रही है, जबकि शिक्षा विभाग तो स्वयं जब अपना बना के भेजता है बहुत क्लियर कट भेजता है। तो उनकी क्या मंशा है ये बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, कल भी उन्होंने कहा, अपने बहुमत परीक्षण में भी कहा है कि शिक्षकों की जो भी कमी है उसको भी दूर किया जाएगा। तो पूरी उम्मीद है कि बहाली होगी, ज़रूर होगी। और एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने भी कहा है कि सितंबर में हमने डेट दिया है तो हम एग्ज़ाम ले लेंगे, बट जो थोड़ा डिले है वो छात्रों, लेकिन कहा था कि विज्ञापन कब का निकल जाएगा, उसमें भी देरी हो रही है। हाँ, वो वही मैं बता रहा हूँ, और यही देरी अब चिंता का विषय बन गई। बिल्कुल चिंता का विषय है, और छात्र लगातार परेशान हैं। सोशल मीडिया पे आप देखते रहती हैं, उनका हमेशा लगातार आते रहता है। यहाँ तक कि हम लोग जब कुछ सूचना देते हैं तो उनको लगता है कि बार बार से सूचना आ रही है तो विज्ञापन क्यों नहीं आ रहा है। तो ये उनका दर्द और दुख वाजिब है, लंबे समय से वो इंतजार कर रहे हैं, और पिछले बार भी ऐसे ही हुआ चुनाव के पहले कि होगा, फिर हुआ नहीं। तो उनकी चिंताएं वाजिब हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि नए मुख्यमंत्री जी अब इस पर संज्ञान लेंगे
और संभवतः हम लोग एक प्रतिनिधि मंडल के साथ उनसे मिलेंगे भी सप्ताह। मिलिएगा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से? जी, हमने समय मांगा है, हाँ। तो हमारे संघ का एक प्रतिनिधि मंडल मिलेगा उनसे, तो हम लोग इस बात को प्रमुखता से उनके समक्ष रखेंगे। यानी कि मुलाकात जो है वो जल्द हो जाएगी? जी, मुलाकात तो 2 से 3 दिन के अंदर हो हाँ जाएगी हाँ मुलाकात। बिल्कुल 2 से 3 दिन के अंदर हो जाएगी। हालांकि हमारे कुछ प्रतिनिधि तो कल मुख्यमंत्री जी घर पे भी जा रहे हैं, और जैसा आप जानते हैं हमारा घर भी वही है, तो वहाँ भी हमारे संगठन कुछ प्रतिनिधि मिलेंगे। तो हमारी कोशिश है कल भी उन तक ये बात पहुंचाई जाए, लेकिन विधिवत जब हम संगठन के साथ प्रतिनिधिमंडल के साथ उनसे मिलेंगे तो वहाँ पे हम जरूर मजबूती से इस बात को रखेंगे। लेकिन आपका तजुर्बा क्या कह रहा है, आपकी जानकारियां क्या कुछ कह रही है, विज्ञापन कब तक निकल सकता है और देरी के पीछे की देखिए, वजह क्या मैं समझ बार में बार आ रही कह रहा हूँ कि अब शिक्षा विभाग के हाथों में नहीं है, ये आयोग के हाथ में है, और आयोग का वर्किंग स्टाइल बहुत ही मतलब मेरे समझ से बाहर है। आप अभी देख रही हैं एडीओ परीक्षा को लेकर के कई सारे प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं। फिर से कल भी एक पेपर लीक मतलब क्या कि एक आंसर पहुंचाने का जो मामला निकल के सामने आया है, तो बड़ा ड्यूबियस है आयोग किस तरीके से काम करता है, और हम लोग बहुत ज़्यादा आयोग के टच में नहीं हैं, तो इसलिए कुछ भी सर्टेनिटी के साथ कह पाना मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि शिक्षा विभाग ने रिक्तियाँ भेजी हैं, तो बहाली तो होगी, देर सवेर हो। यानी कि कोई भी लटका नहीं सकता है बीपीएससी तैयारी 4.0 लटकाने का सवाल नहीं है, क्योंकि जब रिक्ति क्रिएट हो गई, रिक्ति क्रिएट होना एक तरह से ये एक सरकार का एक लिखित दस्तावेज हो गया कि इतनी पद हमारे पास हैं और इन पर बहाली करनी है, तो करनी है। आयोग तो एक मान लिया एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है, एक एजेंसी की तरह है, तो उसको तो बाध्यकारी है, जब रिक्ति भेजी गई तो लेना ही है। थोड़ा बहुत अपने सुविधानुसार वो आगे पीछे डेट कर सकती है, लेकिन बहाली होगी। और मैं तो और विज्ञापन कब तक? मैं वही बता रहा हूँ, मैं कोशिश में हूँ हाँ। कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक इस बात को पहुँचाया जाए कि जल्द से जल्द विज्ञापन आ जाए, जल्द से जल्द विज्ञापन निकाल दिया जाए। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है शिक्षक नेता अमित विक्रम ने, तफसील से हम लोगों ने बातचीत की है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। बहुत शुक्रिया।